তাই জন্যই মনে হচ্ছে তোমার সোমবার থেকে ওই জন্যই মনে হচ্ছে কেউ অ্যাটেন্ড করছে। তাহলে তোমরা সোমবার থেকে আর ক্লাস করবে না? আচ্ছা, সোমবার করতে পারবে না, কেউ যদি না করে তাহলে সেইভাবে এগোবে। জানি না তো, সোমবার থেকে তোমাদের সবারই কি একই দিন ছিল? আচ্ছা, তাহলে সোমবার আর দুদিন এক্সাম। ও আচ্ছা, আচ্ছা, তার মাঝে ক্লাস করবে তো? দেখবো সোম বুধবার কেউ যদি করে, বুঝতে পারছি না তো, বাকিরা তো কেউ করছে না যাদের এক্সাম। আমি দেখি না কি হয় করে। সোমবার তো তোমাদের একটাই ক্লাস থাকে, বুধবার দুটো ক্লাস থাকে। সকালে থাকে না আমার, তারপর স্যার দুটো থাকে। হয়তো অনলাইন করতে পারো। ঠিক আছে। अच्छा देखो, पहले हम लोग बीआरएस का जो एमसीक्यू बाकी था वो कर लेते हैं, और ट्रू फॉल्स, उसके बाद जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो सबसे पहले ये बोला है ट्रू फॉल्स में कि बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ reconciling cash column of the cash book and bank column of the cash book। हम्म। पहला बात है कि कैश बुक का बैंक कॉलम के साथ कैश कॉलम थोड़ी ना मैच होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम के साथ पासबुक को मैच करना होता है। ठीक है। There are three types of difference between cash book and passbook: timings, transactions and error। টাইমিং মানে যে আমি দিয়ে দিলাম কিন্তু প্রেজেন্টেড ফর পেমেंट করেনি। ट्रू। ठीक है, तीनों चीजें हो सकता है, टाइमिंग के वजह से भी, ट्रांजैक्शंस के वजह से भी, एरर के वजह से भी। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एडजस्टिंग द कैश book for any errors and or omission before preparing bank reconciliation is optional when the reconciliation is done at the end of the financial year। तो वो लास्ट क्लास पढ़ा था ना हम लोगों ने, एडजस्टेड कैश बुक फॉर एनी एरर्स और ओमिशन। तो एडजस्टेड कैश बुक में तो एरर या ओमिशन ही आता है। बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन के पहले ही ये करते हैं। हाँ, इज ऑप्शनल व्हेन द रिकंसिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोल रहा है कि वो करना ऑप्शनल हो जाएगा अगर रिकंसिलिएशन ईयर एंड में कर रहे हैं तो। মানে এটা বলতে ক্যাশ বুকটাকে অ্যাডজাস্ট করা কি অপশনাল হয়ে যাবে যদি আমরা ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্টটা ইয়ার এন্ডে করি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়ার এন্ডে হলে তবেই তো ওটা করার প্রয়োজন হতে পারে। ঠিক আছে, যদি এরকম হয় তবেই তো আমাদের বেনিফিট আছে, নাহলে তো। अच्छा तो देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस इज इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर हम लोग बोल रहे हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो पासबुक का वो ओवरड्राफ्ट है। इसका डेबिट मतलब तो पॉजिटिव। सेम सेम बोलना है ना, सेम मतलब तो इसका भी पॉजिटिव बोलना है, तो इसका पॉजिटिव मतलब ओवरड्राफ्ट फॉल्स होगा ना। इसका सेम मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? या तो सिर्फ बैलेंस, या तो फेवरेबल बैलेंस, या फिर क्रेडिट। फिर देखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय the bank is an example of timing difference for the purpose of bank reconciliation। बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर दिया तो क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन, मतलब अभी हमें पता नहीं चला तो हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, बट वो टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी है। হ্যাঁ, বলতে পারি কি আমরা এন্ট্রিটা করিনি এখনো, কারণ যখনই আজকাল তো দেখো মেসেজ চলে আসে না। আগের মতো তো নয় যে আমি ব্যাংকে গিয়ে পাসবুক আপডেট করবো তবেই আমি জানতে পারবো। ব্যাংকে আমার তো মেসেজ চলে আসবে কি ব্যাংক ডেবিট করেছে চার্জ। ঠিক আছে। তো এমনি তো এটা টাইমিং ডিফারেন্স নয়, টাইমিং ডিফারেন্স মানে আমি এন্ট্রি করেছি কিন্তু ব্যাংক এখনো এন্ট্রি করে উঠতে পারেনি, এইটা হয়ে যায় টাইমিং ডিফারেন্স।
আচ্ছা, এটা এটা কিসের এক্সাম্পল বলতো তাহলে? এটা টাইমিংস নয়, যে तीन रीजन पढ़लाम ना, 3 रीजन पढ़ा ना हम लोगों ने, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एंड एरर, तो ये कौन सा वाला है? नहीं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बैंक, देखो ट्रांजैक्शन मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक ने खुद से कर दिया, ठीक है। और ये सेम रिकॉर्ड तब तक नहीं होगा जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चले। मतलब पता चलने में देखो, मैसेज आए या फिर प्रीवियस पुराना मेथड हो, लेकिन पहले तो बैंक ही करेगा ना, पहले तो रिकॉर्ड उसे बैंक ही करेगा। जैसे अगर मुझे कोई चेक दे रहा है तो पहले तो हम ही रिकॉर्ड करेंगे, बाद में बैंक करेगा, ठीक है। और जैसे हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो पहले कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री होगा, उसके बाद ही बैंक के पासबुक में। वैसे ही बैंक जब चार्ज काटेगा तो पता पहले उनको चलेगा, तो ये कोई एरर नहीं है, ये गलती नहीं है, ये हो गया ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। अच्छा, फिर ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। हाँ, ये तो एरर ही है। ओवरकास्टिंग मतलब क्या, ज्यादा ऐड कर दिया, तो ये तो ट्रू है, ये एरर ही होता है, गलत एडिशन एरर होता है। व्हेन वी स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, then check issued but not yet presented should be added back to arrive the balance as per passbook। तो देखो हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो मेरा थिंकिंग पासबुक के हिसाब से होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन क्या बोला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो फिर पासबुक में बैलेंस ऐड होके रखा है, तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो बोला एडेड बैक टू अराइव बैंक बैलेंस, हाँ, तो ये फिर ये वाला सेवेंथ वाला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फिर 8, द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक शुड बी डिडक्टेड व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक। तो फिर से लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, जो भी बैलेंस है पॉजिटिव। बोल रहा है बैंक ने चार्ज काटा, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से सोचना है, तो बैंक ने चार्ज काटा बट हमें तो वो पता नहीं, कैश बुक प्लस है, तो हम लोग को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक शुड बी डिडक्टेड बोला है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, 8th का हो गया फॉल्स। 9th, व्हेन द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक इज नॉट नोन, देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग द टू बुक्स एंड आइडेंटिफाइंग एनी अनटिक्ड आइटम्स इन बोथ सेट। तो इस टॉपिक पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किया था, हमें कुछ अलग से दिया हुआ नहीं था, हमें कैश बुक का डेटा दिया हुआ था। एक हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, इलास्ट्रेशन 9 और इलास्ट्रेशन 11, ये तीनों इस तरीके का था। तो बोल रहा है कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक इज नॉट नोन, मतलब पॉइंट पॉइंट करके कुछ नहीं दे दिया है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, बोल रहा है बाय मैचिंग द टू बुक्स एंड आइडेंटिफाइंग एनी अनटिक्ड आइटम इन बुक। हाँ, तो वैसे ही तो करना है, ठीक है, हमें चेक करना है ना, हम लोग पहले इलास्ट्रेशन 1 में क्या किए थे वैसे ही तो किए थे, दोनों के साथ दोनों। লাস্ট দিন যেটা করলাম 11, ওটাও তো চেক করলাম যে যেটা ক্যাশ বুকে আছে কিন্তু পাসবুকে নেই পাওয়া যাবে, ওটা নিজেকে চেক করতে হবে টিক টিক করে। While preparing the bank reconciliation statement, starting with debit balance as per passbook or bank statement, the deposited check that are not yet cleared need not be adjusted। तो देखो बोल रहा है starting with debit balance as per पासबुक, ठीक है, तो हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है। बोल रहा है डिपोजिट चेक दैट आर नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपोजिट करने से कैश बुक में क्या होगा, हाँ, हम लोगों ने पहले एंट्री किया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को बोला क्या है, नीड नॉट बी एडजस्टेड। अच्छा, इसका तो छोड़ो, चेक ही करना नहीं था, तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा बोल रहा है, एटलीस्ट कुछ नहीं बोला है, तो हमें तो उतना चेक भी नहीं करना था, ये तो ऐसे ही पढ़ के फॉल्स हो गया ना, क्योंकि एडजस्ट नहीं करना ऐसा थोड़ी होता है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, बोल रहा है कैश बुक shows the debit balance of 50,000 and the only difference from the balance as shown in passbook relates to check issued for 60,000 but not yet presented for payment। The balance as per passbook should be 1,10,000। अच्छा, कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है 50,000, only difference from the balance as shown in the passbook related to check issued। अच्छा, चेक इशू हुआ है 60,000 but not yet presented for payment, बैलेंस as per passbook कितना होगा, तो ट्रू होगा, मतलब ऐड होगा। अच्छा, तो देखो डेबिट बैलेंस एज पर क्या होगा, कैश बुक जो कि है 50,000, ठीक है, तो मुझे पासबुक की तरह सोचना है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ऐड है तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ, ऐड करने से 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये वाला ट्रू।
Overcasting of credit side of the cash book shall result in higher bank balance in cash book when compared with passbook. तो एक बार फिर से पढ़ के समझ लेते हैं. ओवरकास्टिंग मतलब हम लोगों ने जब ऐड किया तो ज्यादा ऐड कर दिया. किधर किया है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. अब कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंस है ना. तो एक्सपेंस हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है. तो इससे क्या रिजल्ट होगा? बोल रहे इन हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक व्हेन कंपेयर्ड विथ पासबुक. नहीं, हायर बैलेंस तो पासबुक में दिखेगा. जब खर्चा ज्यादा दिखा है तो इधर बैलेंस ज्यादा कहां से दिखेगा? A check for 25,000 that was issued and was also presented for payment in some same month but erroneously recorded on debit side of the cash book would cause a difference of 50,000 from the balance in passbook. 13 का आंसर हम लोग का हो जाता है ट्रू. हाँ, तो बोला है देखो 25,000 का चेक इशू किया था और ये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी है इन सेम मंथ. जिसको दिया था उसने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया बट गलती से डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट दिखा दिया हम लोगों ने 25,000, जबकि मुझे दिखाना था 25,000 माइनस. तो बैंक ने तो अपना सही दिखाया है. तो अब डिफरेंस कितना होगा पासबुक के साथ? तो पासबुक के साथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो एक तो इन्होंने 25,000 मतलब पासबुक में माइनस 25,000 दिखेगा बैलेंस. नेगेटिव में कितना दिखेगा? 25,000. क्योंकि चेक अगर 25,000 का डिपॉजिट हुआ है 25,000 ही कटेगा. लेकिन कैश बुक में क्या हुआ है? हम लोगों ने कितना दिखा दिया है? 25,000 का पॉजिटिव बैलेंस दिखा दिया. तो 50,000 का डिफरेंस क्यों होगा पता है? यहाँ 25,000 से बैलेंस डाउन दिखेगा और यहाँ 25,000 से बैलेंस क्या दिखेगा? हाई दिखेगा. ठीक है, तो ओवरऑल डिफरेंस हम लोग का कितने का दिखेगा? 50,000. लेकिन 50 क्यों हुआ बोलो तो? 50 क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें 2 बार 25,000 दिखाना पड़ेगा. रिकंसाइल करने बोला है ना, इसीलिए. क्यों? देखो, जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार इस 25,000 को डेबिट साइड लिखा, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, तब ना वो 50,000 होता है. तो इसीलिए 50,000 से उसे मतलब कैलकुलेशन के लिए 50,000 से एडजस्ट करना पड़ेगा. तो लिखा है सही इन्होंने. फिर बोल रहा है ए डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश. ट्रू. खर्चा है तो फिर जब जैसे ही पेमेंट हो जाएगा बैंक की तरफ से, क्योंकि हाँ कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, तो फिर वो हम लोग का क्रेडिट साइड यानी एक्सपेंस साइड में कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट, बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड प्लस माइनस. तो प्लस माइनस तो मैंने सिखाया है तुम लोगों को. बैलेंस का होता है एक बैलेंस प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, मतलब जैसे एक अमाउंट का कॉलम रहेगा. एड लेस मतलब कैसे बताए कोई एक হ্যাঁ একটা কলামেই বোধহয় করে দেয়, তাই ওটা আমি একটু কম ব্যবহার করি তো ভুলে গেছি. একটা কলামেই হয়ে যায়. হ্যাঁ, এটা দুটো মেথড হয়, আমি এটাই বেশি ব্যবহার করি. हाँ, एक डिटेल्स रहता है उसमें लिख दिया, ऐड आइटम लिख के इधर निकाल दिया, फिर लेस आइटम लिख के, हाँ वैसे करके प्लस माइनस बोल के लिखने का जरूरत नहीं होता है. The difference between cash book and passbook that relates to error are those mostly made by bank. क्या ऐसा कुछ हो सकता है? राइट. कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है वो बैंक ने एरर किया है मैक्सिमम केसेस में, इसीलिए होता है. नहीं, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है. एरर तो मतलब एरर नॉर्मली हाँ बैंक से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है. लेकिन मोस्टली बैंक करता है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ भी हो सकता है किसी सिचुएशन में. A check for 80,000 that was discounted from bank was dishonored and the bank charged 1,600 as the charges on account of same. While starting with debit balance in cash book for preparing bank reconciliation statement, we need to deduct 78,400 to reconcile the passbook. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है. अब डेबिट है तो प्लस साइड में जाएगा, माइनस साइड में नहीं जाएगा. अब क्या है? चेक 80,000. अब हमें पासबुक के हिसाब से सोचना है. डिस्काउंट करवाया था, was discounted from bank was dishonored and the bank charged 1,600. तो बैंक ने चार्ज काटा तो यहाँ से 1,600 कम होगा, तो मुझे भी यहाँ पर 1,600 लेस करना पड़ेगा. और 80,000 का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, तो फिर बैंक ने ये वाला क्या होगा? फिर डिसऑनर हुआ है मतलब जिसने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा नहीं, तो बैंक मेरे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट नहीं कर सकेगा. तो फिर क्या दिखेगा?
लेस, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, लेस, तो फिर ये दोनों मिला के एडजस्टमेंट 81,600 लेस करना है, बट इन्होंने बोला है 78,400 डिडक्ट करना है। नहीं, मतलब इन्होंने क्यों कर दिया, इन्होंने 80,000 को फिर ऐड किया होगा, उस हिसाब से बोला। हाँ, 81,600 ये दोनों। अच्छा, फिर इसके बाद interest on savings bank that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior to it being recorded by bank। बोल रहा है interest on savings bank that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior। बोल रहा है बैंक अगर कोई इंटरेस्ट देता है तो वो नॉर्मली कैश बुक में पहले रिकॉर्ड होता है, बैंक के पहले। हाँ, पहले तो बैंक वाला करेगा, फिर हमें जैसे पता चलेगा तब तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फॉल्स। A regular bank reconciliation discourage the accountants to be involved in any kind of funds embezzlement। मतलब पैसा इधर उधर करना, जैसे अकाउंटेंट पैसा चोरी वोरी कर सकता है, लेकिन अगर बीआरएस बनता जाए तो बोल रहा है कि ये डिस्करेज कर, मतलब ये करने में उनका हिम्मत नहीं होता है कि पैसा चोरी कर ले। আরে বলছে চুরি করাটা আটকাতে পারবো আমরা। না, চুরি করাটা আটকাতে পারবো তো। আমরা যদি কোনো শোনো, রিকনসিলিয়েশন, ধরো অ্যাকাউন্টেন্ট চেক আসছে কিন্তু ওটার এন্ট্রি করছে না, নিজে পয়সাটা রেখে নেবে বা কোনো এলো, ঠিক আছে, চেকটা নিজে ধরো চুরি করে নেবে ভাবছে, কিন্তু যদি রিকনসিলিয়েশন হয়, অমিশন হলো চেক এসে বা এরকম হলো যে যত টাকা ডিপোজিট হচ্ছে ওটা দেখাচ্ছে না, বা মানে টাকা এদিক ওদিক যদি রিকনসিলিয়েশন হয়, তো ধরো ব্যাংক আমাকে ইন্টারেস্ট দিয়েছে বলেছে কিন্তু ও রেকর্ড করেনি, বা মানে কিছু রকম করতে পারবে না। না, রিকনসিলিয়েশন হলে কি বারবার ব্যাংকের যা ট্রানজাকশন আমার এখানে তো ক্যাশ বুকের ব্যাংক কলামে তো তাই দেখাতে হবে, যদি এখানে কিছু কম বেশি দেখাচ্ছে তার মানে কি অ্যাকাউন্টেন্ট কিছু করছে, সেটাই বলছে। আমরা যদি रेगुलर रिकंसिलिएशन करी, बुझते पारले, अगर हम लोग रेगुलर रिकंसिलिएशन करेंगे तो फिर अकाउंटेंट क्या है, मिस यूटिलाइज नहीं कर पाएगा फंड का, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर जैसे बोला है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, बोल रहे मिस यूटिलाइज द फंड, जैसे कि टेम्पोररीली बाय रिकॉर्डिंग द एंट्री विदाउट एक्चुअल डिपॉजिटिंग द कैश। मतलब उसको पैसा दिया गया, जाओ भाई बैंक में जमा कर देंगे, वो रिकॉर्ड एंट्री नहीं किया और जो है पैसा, या फिर पैसा डिपॉजिट नहीं किया, एंट्री करके चला गया, तो फिर जैसे रिकंसिलिएशन करेंगे पता चल जाएगा। बैंक में तो पैसा, क्योंकि बैंक वाला तो ऐसा करेगा नहीं ना, तो बैंक में पैसा अब अभी तक जो है चेक का पैसा अपडेट नहीं हुआ। अगर हम लोग रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो ऐसा हुआ ना कि हम लोगों ने चेक उसको दिया या पैसा दिया, बट वो ले जाके जमा नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग चेक नहीं करें। हम लोग अगर कैश बुक देखेंगे, हाँ भाई एंट्री किया हुआ है, लेकिन पैसा अपडेट हुआ कि नहीं वो भी तो चेक, तो जैसे ही चेक करेंगे पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्ड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड आल्सो बैंक पासबुक। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है वो बोल रहा है। हाँ, इस तरीके का, तो टाइमिंग डिफरेंस क्या रिलेट करता है, द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड आल्सो इन द पासबुक फॉल्स। क्योंकि अगर कैश बुक और पासबुक में दोनों में ही हम लोग सेम टाइम में करेंगे तो टाइमिंग डिफरेंस कहाँ से होगा। हाँ, तो ये देखो, टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड इन बोथ कैश, नहीं सेम पीरियड में कहाँ होता है। अगर मैंने आज किसी को चेक दिया तो आज ही अगर वो डिपॉजिट करेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर मुझे कोई चेक दिया तो हम आज ले जाके डिपॉजिट करेंगे, उसका जरूरी नहीं है। किसी को मैंने दिया वो इन कैश आज ही करेंगे, सेम पीरियड में करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। चेक तो नॉर्मली 3 मंथ्स वैलिड होता है, तो मैंने आज दिया, हो सकता है 3 मंथ्स बाद करे, ठीक है। मुझे किसी ने दिया, हम 3 मंथ, तो सेम पीरियड में होता है, तो फिर टाइमिंग डिफरेंस तो होता ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। when the balance as per cash book is starting point direct deposit by customer are, तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे पासबुक के हिसाब से सोचना है, तो कस्टमर अगर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करता है तो पासबुक का बैलेंस ऐड होगा, है ना, ऐड होगा। আমার তো, হ্যাঁ আমার তো স্টার্টিং পয়েন্ট ক্যাশ বুক না, তাহলে আমার যদি পাসবুকের হিসেবে ভাবি আমরা, তাহলে অ্যাডই তো করতে হবে যদি আমাকে টাকা দিচ্ছে। फिर देखो क्या बोल रहा है, ए डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज। बोल रहा है कि डिपोजिटर मतलब डिपोजिटर्स कैश बुक में डेबिट बैलेंस जो है, हाँ वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यही पूछा था, वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस।
When balance as per passbook is the starting point, interest allowed by bank, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया यानी दिया, कैश बुक तो हम तो পরে বুঝতে পারবো। স্টার্টিং পয়েন্ট হ্যাঁ, তাহলে মানে ক্যাশ বুকের মতো করে ভাবতে হবে না। তো ইন্টারেস্ট অ্যালাউ করেছে কিন্তু আগে জানবে কে, ব্যাংক না আমরা? তাহলে ক্যাশ বুকে এখন কি কন্ডিশনে থাকবে? না, ইন্টারেস্ট ব্যাংক আমাকে দিয়েছে অবশ্যই, কিন্তু আমি জানি তখন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যালাউড তো, অ্যালাউড মানে দিয়েছে। আচ্ছা যদি চার্জও হয় তাহলেও কিন্তু ক্যাশ বুকে তো আমরা পরেই এন্ট্রি করব না, আগে ব্যাংকই জানবে। যদি এটা ইন্টারেস্ট অ্যালাউড না হয় চার্জ হতো, তাহলে এখানে অ্যাড হতো, আর ইন্টারেস্ট অ্যালাউড হয়েছে বলে কি থাকবে, মাইনাস থাকবে। तो করে দিয়েছি, सब्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और उल्टा सोच के देखो, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक के तरह होता तो पासबुक में हम लोग क्या करते, इंटरेस्ट अलाउड है तब ना पासबुक में ऐड करते ना, तो फिर इसका उल्टा ही तो होता है। इसमें अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो ट्रीटमेंट होता है कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होने से उसका तो ऑपोजिट ही होता है। A bank reconciliation statement is prepared with the help of bank statement and bank column of cash book. बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम, बैंक कॉलम पहले वाला ही तो है ना, पहला वाला ही तो सही है। The cash book showed an overdraft of 1,50,000, but the passbook made up to the same date showed the check of 10,000, 5,000, 12,500 respectively had not been presented for payment, and the check of 4,000 paid into account had not been cleared. The balance as per passbook will be। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट करके बताना है पासबुक का बैलेंस क्या दिखेगा। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस है 1,50,000। पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। पासबुक में दिख रहा है पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ 10,000, 5,000, 12,500 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो फिर ऐड दिख रहा है, तो 10, 5 और 12,500 कितना हो जाएगा, 22,000, और इधर 27,000, 27,500, and the check of 4,000 paid into the account had not been cleared। तो पासबुक इससे माइनस दिख रहा है, चेक डिपॉजिट किया बट उन्होंने क्लियर मतलब अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो 27,500 ऐड होगा और 4,000 लेस होगा और 1,50,000 खुद नेगेटिव है, तो तीनों एडजस्ट करके नेगेटिव में ही आंसर आएगा। कितना आ रहा है, 1,26,500, ठीक है। और ये क्या बैलेंस आएगा, नेगेटिव, यानी पासबुक का डेबिट, ठीक है। वैसे बोला नहीं हम लोग को कुछ भी, डेबिट क्रेडिट ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हम लोग का मैच हो रहा है। अच्छा, फिर बोल रहा है व्हेन ड्राइंग अप ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, द अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी। तो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। चेक अनप्रेजेंटेड है तो क्या हुआ, मैंने जब चेक इशू किया वो अनप्रेजेंटेड है, बट कैश बुक में तो एंट्री पहले हुआ होगा क्योंकि चेक इशू तो मेरे तरफ से हो रहा है, तो हाँ क्योंकि खर्चा है तो लेस होगा, तो 6 का आंसर। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं ए, ऐसा क्यों? তাহলে কিছু ভুল পড়ে নিলাম দেখি। when drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per bank statement। ও আচ্ছা, না এটা বলছি, এটা আমি তো প্লাস মাইনাস করে করিস, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ये देखो, डेबिट बैलेंस एज पर, ठीक है, एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हाँ तब तो पासबुक हुआ। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस मतलब इन लोगों का माइनस, ठीक है, मतलब जो भी बैलेंस है वो इधर है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे कैसे सोचना है, कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। द अनप्रेजेंटेड चेक, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेस करके हम किधर लिखेंगे, इधर। तो ये वाला द अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, तो इसके साथ ये वाला आइटम क्या हो जा रहा है, उसके हिसाब से बोल रखा है। एक्चुअली ये प्लस माइनस मेथड से जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे माइनस करें, लेकिन अगर वो बैलेंस मेथड से देखते हैं ना, जो और एक मेथड है, तो उसमें तो ये प्लस माइनस होता नहीं है, तो फिर जो बैलेंस है उसके साथ ये ट्रांजैक्शन ऐड हो जा रहा है। उस এটা কিভাবে বলতে যাচ্ছে, বলছে when we drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per bank statement, the unpresented check should be
एडिड, अच्छा इसके पहले जो क्वेश्चन था वो किस तरीके से दिया था, इसको समझना तो पड़ेगा, सही बात है। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में देखोगे ना तो बोल रहे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट देन बैलेंस कैसे হবে, এটা তো বলেছে। হ্যাঁ দেখো, যেগুলোতে স্টার্টিং পয়েন্ট বলেছে মানে এই দেখো স্টার্টিং পয়েন্ট, তখন আমরা ওটাকে নর্মাল কনসিডার করছি, কিন্তু এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখো আলাদা। এখানে কিরকম বলেছে, when drawing up a bank reconciliation statement, যখন আমরা বিআরএস বানাচ্ছি, ইফ ইউ, এখানেও তো বলেছে স্টার্টিং পয়েন্ট, ইফ ইউ স্টার্ট উইথ আ ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ দ্য আনপ্রেজেন্টেড চেক শুড বি, ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার, আচ্ছা দেখি এটাকে যদি আমরা interest allowed by bank in security. Is my customer for bank. ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, the unpresented check should be, আচ্ছা এটা কি এই জন্য বলছে ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যেহেতু আমার ওটা নেগেটিভ ভ্যালু, তাহলে ওই ভ্যালুটার সাথে ওই ভ্যালুটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে বলে বলছে, আর এখানে হ্যাঁ এটাই আমি বললাম তো, এটা ওই হিসেবেই ধরছে, না হলে এমনিতে তো দেখো, এমনি বলতে গেলে দুরকমই ভাবা যেতে পারে, এমনিতে তো সিঙ্গেল আমি ট্রানজাকশনটাকে ধরলে মাইনাস কলামে লিখ, কিন্তু যদি ওভারঅল অ্যাডজাস্টমেন্টে যাই তাহলে আমি বলবো কি আমি অ্যাড করছি, কিন্তু এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা ওইভাবে ক্লিয়ার করেনি, কিন্তু যেহেতু সিক্সথ এর আনসারটা আমাকে এখানে যা দিয়েছে সেই হিসেবে বোঝাতে গেলে আমাদেরকে এইভাবেই বলতে হবে, সিক্সথ এর আনসার এরা এ দিয়েছে। Sixth এর answer। So, দেখি আর একটু ব্যাপারটা বুঝি। If you start with the debit balance, with a debit balance as per bank statement, debit balance as per bank statement, the unpresented check should be added। अच्छा हम लोग को तो फिर कैश बुक के हिसाब से सोचना है, तो कैश बुक के हिसाब से अगर सोचेंगे तो फिर अनप्रेजेंटेड चेक, तो हम लोग का तो माइनस ही दिखेगा। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাড হচ্ছে ওই হিসেবে অ্যাডজাস্ট করে ওইটা আসছে ওই হিসেবেই বলতে চাইছে। মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, মানে আরেকটা মেথডও হয়, তো ধরো এদের ক্যাশ বুক আর পাসবুক দুটোই আছে, তাহলে আমার পাসবুকে ব্যালেন্সটা কি দেখাচ্ছে প্লাস, কারণ ইফ ইউ স্টার্ট উইথ ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দ্য আনপ্রেজেন্টেড চেক, মানে আনপ্রেজেন্টেড চেকের ট্রিটমেন্টটা কি করতে হবে, তাহলে আনপ্রেজেন্টেড চেক তো ক্যাশ বুকটা কম দেখাচ্ছে, পাসবুকে বেশি দেখাচ্ছে, তাহলে আমাকে ব্যালেন্স অ্যাজ পার কি বের করতে হবে, ক্যাশ বুক বের করতে হবে, তাহলে আমাকে ম্যাচ করার জন্য এটাকে
এটা ওইভাবেই হবে জানো, ওটা মানে ওই হিসেবে ধরছে, এটা অ্যাডেড ওই হিসেবে বলছে, মানে অ্যাকচুয়ালি না, ওভারঅল বলতে চাইছে মিন্স এটা যখন আমরা প্লাস মাইনাস করে করি না না, তখন দেখো আমরা যেমন ধরো এটা হলো কি, যখন ওই যে ব্যালেন্স মেথডে করি তখন আমরা কিভাবে লিখি বলো তো, তখন একটা ডিটেলস কলাম থাকে আর একটা অ্যামাউন্ট কলাম থাকে, তো ওটা আমি একটু কম ব্যবহার করি, এটা ডিটেলস আর এখানে হচ্ছে অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। এবারে বলেছে ইফ ইউ স্টার্ট উইথ ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুক মিনস নেগেটিভ, the unpresented check should be, unpresented check should be, unpresented check, हाँ यहाँ पर अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये कैश बुक के हिसाब से अगर हम लोग जाए, हम लोग अपने हिसाब से ही करते हैं, तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो रहा है, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इधर कर देते हैं इसको माइनस, हम लोग अगर अपना प्लस माइनस वाला ही करते हैं, चलो ठीक है। अब इसका टोटल ये वाला आ गया, इसका ये वाला आ गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों एडजस्ट करके हमारा आंसर आएगा, लेकिन इसका एडजस्टमेंट हमारा चला जा रहा है माइनस में, প্লাস মাইনাস হ্যাঁ মানে এটা প্লাস, হ্যাঁ তাহলে এদিকেই তো আসবে, এই কলামেই আসবে, হ্যাঁ এই কলামেই আসবে। তো ওই হিসেবেই বলতে চাই যে হ্যাঁ আমি যদি প্লাস মাইনাস কলাম করে করি তাহলে তো আবার এর নিচেই বসবে না, আনপ্রেজেন্টেড চেক শুড বি অ্যাডেড, অ্যাকচুয়ালি এখানে তাহলে না একটু লিখতে হতো কি অ্যাডেড উইথ দ্য অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। এটা আমি না হয় আরেকবার দেখবো, এটা একটু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপার আছে, বাকি তো আমাদের বাকিগুলোতে তো কোনো সমস্যা হয়নি, সেম মেথডে। अच्छा बोल रहे व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखो फिर से वैसा है, चेक करते हैं द फॉलोइंग आर एडेड, बोल रहा है अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, फिर से वैसा वाला ही क्वेश्चन आ गया, तो हम अपना प्लस माइनस सिस्टम से ही करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। बोल रहे चेक इशूड बट, अब कैश बुक की तरह सोचो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक हम लोगों ने, हाँ तो फिर चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, तो ये इधर तो मेरे कैश बुक में ये वाला आइटम माइनस आ रहा है, हम लोग को बोला है कौन सा एडेड होगा, कौन सा आइटम एडेड होगा। फिर बोल रहा है बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया है बट हमें तो नहीं पता, तो ये भी हम लोग का क्या जा रहा है माइनस, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, तो डेबिट साइड मतलब इनकम साइड, उसमें ज्यादा दिखा दिया है ऐड करके, ठीक है। तो फिर हम लोग का कैश कैश बुक तो ऐड दिख रहा है, अब हम लोग को पूछा है यहाँ पर कौन कौन से आइटम को हम लोग को ऐड करना है, तो हमारे आंसर के हिसाब से तो आ रहा है सिर्फ देखो, अब देखो यहाँ पर दे रहा है ओनली वन एंड टू ऑल ऑफ द, तो आंसर होगा ओनली वन एंड टू, क्योंकि ये जो माइनस है ना वो इधर आके मतलब वही बोलना चाह रहा है इधर आके। अब देखो इससे पता चल रहा है एक्चुअली वो करने के मेथड के वजह से हो रहा है, মানে আমরা যে প্লাস মাইনাস কলাম করে করছি না, সেটার জন্য ওইটার সাথে মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু আমাদের মিসম্যাচ দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো ओनली वन एंड टू ये वाला ऐड होगा, আচ্ছা फिर মানে অ্যাকচুয়ালি দেখো কি হচ্ছে না, আমাদের এই ট্রানজাকশনটা তো মাইনাস হচ্ছে, এটা আমরা নেগেটিভ ব্যালেন্স মানে প্লাস মাইনাস করে দেখাচ্ছি বলে, কিন্তু এই দুটো জিনিস এর সাথে এসে তো কি হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। A bank reconciliation statement is mainly prepared to reconcile the cash balance of the cash book, reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook, both A and B. B. Reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book. ये दो थोड़ा अलग लगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सॉरी, ये वाला व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस, देखो ये दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, व्हेन ड्राइंग अप बीआरएस, हाँ इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग आर एडेड, द फॉलोइंग आर एडेड, यहाँ भी बोला था चेक शुड बी, अच्छा इसमें देखो ऐड कौन कौन सा, अच्छा तो बाकी लैंग्वेज में फर्क क्या था, बैंक रिकंसिलिएशन when bank balance as per passbook is starting for interest allowed by bank, same type बोला,
दोनों में एक फर्क है, पता चला। दोनों ही क्या है बोलो तो ओवरड्राफ्ट है। देखो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक का मतलब, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब ये दोनों में बाकी आगे का देखो हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो अगर অ্যাড বলে ওইভাবে বলছে, ঠিক আছে, যেহেতু এই দুটো কি দেখাচ্ছে ওভারড্রাফট আছে বলে, মানে নেগেটিভ আছে বলে ওটাকে ওই রকম ভাবে কনসিডার করছে, মানে নেগেটিভ ব্যালেন্সের জন্য। তো নেগেটিভ ব্যালেন্সের জন্য মানে বেসিক্যালি নেগেটিভ ব্যালেন্সের সাথে আমরা যখন করছি তো ওটা মানে ক্যালকুলেশনটা অ্যাড হচ্ছে ওই হিসেবে বলছে। আর বাকিগুলোতে দেখো বলেছে ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক পাস, এখানে দেখো এই যে স্টার্টিং পয়েন্ট মানে এটা কিন্তু পজিটিভ, ডেবিট ব্যালেন্স ইন ডিপোজিট আর ক্যাশ বুক আবার পজিটিভ, দেখো ব্যালেন্স অ্যাজ পার ক্যাশ বুক পজিটিভ, ঠিক আছে। একটা এরকম কোয়েশ্চেন নেই যেখানে আমাদেরকে ওভারড্রাফট দিয়েছে। তো ওভারড্রাফট দিলে যেহেতু আমরা প্লাস মাইনাসের সিস্টেমে করলে তো ওইটাই হচ্ছে, কিন্তু ওই জন্য ওটাকে অ্যাডেড বলছে। এবারে বুঝতে পারলাম, যদি ওভারড্রাফট বলে তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে, ওইভাবে চিন্তাটা করতে হবে, ঠিক আছে। ওভারড্রাফট সেইটা আমাদেরকে আনসার দিলে আমাদের আনসারের সাথে ওটা ম্যাচ হয়ে যাবে। हम्म एक्चुअली एक क्वेश्चन का आंसर था, हम बताते उसमें अगर देखेंगे तो शायद हमें हाँ ये वाला लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, कब बोलो तो। लास्ट क्लास में नहीं किया था, इसके पहले कभी किया होगा। देखो तो 5 এ 3 লাখ ছিল, ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ওভারড্রাফট 3 লাখ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 দেখো একবার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 আমার মনে হচ্ছে প্রথম বা দ্বিতীয় ক্লাসে করেছি, দ্বিতীয় দিন করেছি, সেকেন্ড ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে ওতে অ্যাড আইটেম কি কি আছে না, অ্যামাউন্ট গুলো বলো। হুম 56 আর 20,005 এগুলো प्लस आइटम तो। এবার देखो কেন হচ্ছে, यही वाले क्वेश्चन को, ये 5th नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग प्लस माइनस करके नहीं करते तो वो कैसे दिखेगा, ये बताने से वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो उसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे होगा जैसे यहाँ किया हुआ है, अगर बुक में भी देखोगे तो मिलेगा, ये देखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, कोई प्लस माइनस कॉलम नहीं लेके हम लोगों ने ये इधर लिख दिया 3 लाख, ठीक है। अब हम लोग का जो ट्रांजैक्शन था, अब हमें क्या सोचना है, सारा चीज कैश बुक के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन जैसे मान लो एक एक कोई ट्रांजैक्शन लेके बताते, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो हम लोगों ने क्या बोला, बैंक ने पे कर दिया, हमें नहीं पता, तो हमारा बैलेंस क्या दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्लस माइनस कॉलम लेते हैं तो ऐड को ऐड की जगह माइनस को माइनस की जगह लिख देंगे, लेकिन इन्होंने अगर प्लस माइनस मतलब बैलेंस मेथड से किया तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि मेरा ये आइटम सोच के देखो, अगर हम प्लस साइड में लिखते हैं तो ओवरऑल 3 लाख के साथ उसका मैथमेटिकल माइनस होगा, तो अगर हम प्लस माइनस कॉलम यूज नहीं करेंगे तो मुझे उसको लेस आइटम पे दिखाना, मतलब ये नेगेटिव है, मुझे इसको क्या दिखाना पड़ेगा, इधर कितना दिखाएंगे, वो कितना है 50, नहीं सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम था 17,950, तो मुझे इसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हाँ मतलब कैलकुलेशन के तौर पे, क्यों, क्योंकि अगर मेरा प्लस माइनस कॉलम होता तो हम इसको किधर लिखते, प्लस साइड में, और ओवरऑल सारे प्लस आइटम इधर सारे आइटम के साथ तो एडजस्ट ही होगा ना। तो अगर हम वो नहीं करके, मान लो ये एक ही आइटम है तो ये आउटर कॉलम में इसके साथ जब एडजस्ट होगा, मान लो ये नीचे आ गया ये वाला, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 लाख, तो इसके साथ एडजस्ट होने पे ये तो ऐड ही हुआ ना 3 लाख प्लस दिस वन, तो कुछ एक आंसर आ जाएगा। तो जब भी ओवरड्राफ्ट हो रहा है अगर हम लोग प्लस माइनस नहीं ले रहे तो हमारे हिसाब से प्लस आइटम प्लस कॉलम में जाएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या, हाँ हाँ, तो वो मेथड के हिसाब से वहां पर दो एमसीक्यू बना है। और एक देखो जैसे बोल रहा है कि इन अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक था, देखो वो हम लोगों ने क्या किया है,
बैंक ने गलती से अमाउंट डेबिट कर दिया 20,500, देखो हम लोगों ने उसको ऐड में लिखा है, ऐड कॉलम में, हाँ बेचो। तो 20,500 का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, क्योंकि बैंक ने गलती किया, हम लोगों ने नहीं किया। अब हम लोग तो कॉलम प्लस माइनस नहीं बना रहे, तो फिर मुझे क्या करना है, हाँ फिर मेरा ये ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इधर ही आएगा ना, ओवरऑल 20,000, तो उसके हिसाब से बोला हुआ है। और एक प्लस का देख लो, जैसे कि मान लो प्लस आइटम में अगर हम लोग जाए, जैसे कि चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर, मतलब हमारा माइनस आइटम है, चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर, तो हम लोग तो कैश बुक में बोलेंगे पैसा कम हो गया, ठीक है। माइनस साइड में लिखने का मतलब ये 3 लाख के साथ क्या हो, हाँ ওটা মেথডের জন্য ওইখানে এমসিকিউ মানেগুলো বদলে গেছে। তো বদলাবে কখন বলো তো, যদি ওভারড্রাফট হয়, চাই চাই ব্যাংক স্টেটমেন্টের জন্য হোক, চাই ক্যাশ বুকের জন্য, ওভারড্রাফট হলেই আমরা যে মেথডে করছি সেই মেথড আর এই মেথডের মধ্যে তফাৎটা এটা হয়ে যাবে, ম্যাথমেটিক্যাল তফাতের জন্য आंसरটা এরকম হচ্ছে। तो अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो एक बार एमसीक्यू को ध्यान से देख लेना है कि एक्चुअली बोल क्या रहा है, तो उसके हिसाब से हमें आंसर देना, ठीक है। हाँ ओवरड्राफ्ट होने से ही ऐसे सोचना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमारे हिसाब से आंसर भी दे, वो तो एमसीक्यू का ऑप्शन देखने से समझ, फिर भी क्योंकि इधर ऐसे किया हुआ है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब उसी तरीके से ही हमें सोचना पड़ेगा, तो वैसे करके ही हमें कैलकुलेशन करके आना, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट होगा तो ये सोचना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना है। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन क्या है, वैसे तो देखो डेप्रिशिएशन किए होंगे 11 वगैरह में, है ना। तो अगर, हाँ डेप्रिशिएशन सबसे पहला बात है कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस तो है बट ये हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता, इसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो हो तो रहा है बट उसके लिए मेरा पॉकेट से कोई पैसा एक्चुअली नहीं जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा अब ये डेप्रिशिएशन हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरा चीज डेप्रिशिएट होता है, जैसे कुछ खरीदा घर पे, फिक्स्ड एसेट पे हमेशा डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन हमेशा किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे, करेंट एसेट पे कभी नहीं लगता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट मान लो एक जो है घर पे मोबाइल खरीदा है, ठीक है, या टीवी खरीदा, कुछ भी, तो फिर वो जब बेचने जाओगे उतना पैसा थोड़ी मिलेगा जितने में खरीदे थे, कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसको यूज कर लिया हम लोगों ने, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, मॉनेटरी वैल्यू जो है कम हो गया, तो हमें भी तो कम, जितना कम हुआ वही क्या है, उतने पैसे का हम लोगों ने यूज किया, वही पैसा ही मेरा डेप्रिसिएशन है। मान लो हम लोगों ने एक 2020 में मान लो एक मोबाइल खरीदा 30,000 का, ठीक है, और इसको हम लोग कुछ दिन बाद बेच दे रहे हैं, मान लो 2023 में बेच दे रहे हैं, और बेचते वक्त हमें कितना मिला, मान लो इस मोबाइल पे हमें मिला सिर्फ 5,000 रुपए, ठीक है, ये 5,000 रुपए मिला, इतने में ये मोबाइल बिका। अच्छा अब इसका मतलब हमें कितना पैसा कम मिला, 25,000। क्यों कम मिला, हम लोग कोई पागल थोड़ी है कि हम लोग कम ले लेंगे, नहीं, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, हम 25,000 का मोबाइल यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे पूछे कि मेरा मोबाइल कितना डिप्रिशिएट हुआ, तो ये यूज ही क्या है, मेरा डिप्रिशिएबल वैल्यू, डिप्रिशिएबल वैल्यू, टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू कितने सालों का, हाँ तो फिर पर ईयर का कितना हो जाएगा, মানে এটা এক কাজ করে এটাকে এমন করে দাও, আচ্ছা ঠিক আছে পয়েন্টেই বেরিয়ে যাবে বলো তো, এরকম 8,333 है ना, ठीक है, थोड़ा ऑड फिगर आ गया। तो ये पर एनम का क्या हो गया, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन पर एनम ये वाला निकल के आ गया। और ये जिस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने हर साल कितना डिप्रिशिएशन मान लिया, 8333 8333 8333, इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि हर बार हम लोग एक जैसा डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं। और एसएलएम का फॉर्मूला क्या है, अगर याद है कभी हम लिखवाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप
डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होता है कि देखो हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उस पे पहले से ही हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ी ना बेचने के बाद हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते नहीं, वो तो देखो हम लोग आम आदमी करते हैं, लेकिन कंपनी वगैरह या कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना ऐसे करती है, वो तो स्टार्टिंग से डिप्रिशिएशन चार्ज करती है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्यों, क्योंकि अगर उसे एसएलएम मेथड लगाना है तो उसे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस्ट उसे पता होता है कितने में खरीदा। ठीक है, स्क्रैप का मतलब होता है जिस दिन बेचने जाएगा उसको कितना मिलेगा, वो भी उसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि हाँ मुझे लगता है मुझे इतना मिल जाएगा। अब उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, और वो कितने दिन यूज करेगा, जैसे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मोबाइल 3 साल यूज करेंगे, हो सकता है 3 से ज्यादा भी कर लिया, हो सकता है उसे कम भी कर लिया। तो इसके हिसाब से देखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो मैंने यहाँ पर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना 30, बेच के जो मिला वो मेरा स्क्रैप, तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3, तो फिर इतना हो गया। लेकिन ये पहले डिसाइड करना होता है, बेचने के टाइम पे नहीं, वो तो जस्ट समझाने के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिसिएशन मेनली क्या हो गया, इसका मतलब अपने फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है वही हम लोग का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर लिख देते एक लाइन में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिशिएशन का कॉज क्या है, क्यों डेप्रिशिएट हो जाता है एसेट, क्या क्या कारण है जिस वजह से एसेट हम लोग का डेप्रिशिएट हो जाता है, बोलो। हाँ, नॉर्मल वेयर एंड टियर। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, इसका मतलब होता है अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डे टू डे का यूज, डे टू डे। जैसे मोबाइल का वैल्यू क्यों कम हो गया, क्योंकि हम लोग रोज उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमारा मोबाइल का वैल्यू, यूज करेंगे तो कोई भी चीज का तो वैल्यू गिरेगा ना। तो कंटिन्यूअस अगर हम लोग एसिड का यूज कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ एसिड का वैल्यू कम हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, या फिर मान लो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, ये सब का वैल्यू क्या होता है समय के साथ साथ कम हो जाएगा। ठीक है, फिर लिख देते हैं ऑब्सोलेसेंस। देखो इसमें इसका मतलब होता है एक्चुअली चेंज इन टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हाँ, तो रोज रोज नया नया टेक्नोलॉजी हर जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर ओल्ड जो भी टेक्नोलॉजी का चीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने आज ही कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी का चीज खरीद लिया, मतलब कल नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया उस मोबाइल में, ठीक है, अब मेरे लिए वो मोबाइल चाहे मैंने आज ही खरीदा है, कल से अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वो क्या हो गया, पूरा जैसे 4G आया था तो सबके पास तो 3G था। ठीक है, तो फिर हाँ, तो फिर उनके लिए वो क्या हो गया, वो रातों रात वो बैकडेटेड हो गया। ठीक है, फिर डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, और किसी कारण से अगर किसी चीज का मार्केट वैल्यू कम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाता है। ठीक है, और फिर एक्सीडेंट और नेचुरल कॉजेस, एक्सीडेंट और नेचुरल कॉजेस, जैसे कि मान लो भूकंप आ गया, ठीक है, आग लग गया, या फिर बाढ़ आ गया, फ्लड वगैरह हो गया। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, हमारे एसेट्स तो इम्पैक्ट होंगे ना, जैसे मान लो फैक्ट्री में मशीन वगैरह था, भूकंप आ गया तो मान लो मशीन खराब हो गया। ठीक है, तो क्या उसका वो वैल्यू मिलेगा, मान लो खराब हो गया, बेचने जा रहे हैं, कल ही खरीदा था, आज भूकंप आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट लिखो इसमें डिप्लेशन और एग्जॉशन, ये हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेस के लिए। जैसे मान लो तेल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जमीन के नीचे से तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है, बाकी आज जो तो खनिज पदार्थ हो, मिनरल्स वगैरह, तो ये सब निकालते हैं, तो उस जगह पे जिस पर्टिकुलर जगह पे कोयला, एक पर्टिकुलर जगह पे, हर जगह पे तो कोयला नहीं मिलता है, जैसे आसनसोल वगैरह में मिलता है, तो वहां से जो निकल रहा है उसके वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेस, तो वो जगह का क्या हो रहा है,
डेप्रिशिएशन मतलब उस जगह पे जितना कोयला है निकालते जाएंगे तो वो तो कोयला तो कम होते जाएगा, तो फिर वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये एक होता है। और एक हो जाएगा इफ्लक्स ऑफ टाइम, ये होता है लीगल राइट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज, ठीक है, ये सब हम लोगों ने लिया। जैसे हम लोगों ने लीज पे कोई एसेट लिया, जैसे हम लोग टाइम वैल्यू मनी पे पढ़ रहे थे ना, तो लीज का तो एक टाइम पीरियड होता है ना, इतने दिनों के लिए। जैसे जैसे वो दिन खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, लीज का वैल्यू मतलब लीज डेप्रिशिएट होते जा रहा है। मेरा पेटेंट था 5 साल का, पेटेंट जैसे लाइसेंस होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज का लाइसेंस है 5 साल का, तो 5 साल, फिर जैसे 4 3 2 1 होते होते क्या डेप्रिशिएट होते जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया डेप्रिशिएशन का कारण कुछ। ठीक है, और क्यों डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है, रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन, क्यों डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल, फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हो गया, टू प्रेजेंट फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट्स जो भी बोलो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोलो या कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट बोलो, अब मेरा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, मुझे हर साल डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो दो इम्पैक्ट आएगा, एक तो पीएल में हम लोग क्या नहीं दिखाएंगे, डेप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो वो तो फिर गलत हुआ ना, क्योंकि मेरा एसेट मैंने जैसे खरीदा है तो उसका एक खर्चा डिप्रिशिएशन होता है, तो वो तो मुझे बुक करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रॉफिट गलत दिखेगा। और ऊपर से डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में दिखने वाला एसेट भी ओवर वैल्यूड दिखे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है फाइनेंशियल पोजीशन का जो डेटा है, मतलब नेट प्रॉफिट वगैरह ट्रू नहीं देता है। কোনটা বলো? হ্যাঁ সেম থাকে না, ওই জন্যই তো দেখাতে হবে না। আর না দেখালে আমাদের ট্যাক্সও তো বেশি দিতে হবে। যদি আমি যদি না দেখাই তাহলে এক তো প্রফিটটা ভুল, এবার প্রফিট বেশি যেহেতু দেখাবে, যেহেতু ওটা আমাকে খরচা, তো আমাদের ট্যাক্সেও তো লস হবে, তাই না। फिर हो जाएगा टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि देखो अगर हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना जितना डिप्रिशिएशन चार्ज करे, एक होता है सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, जितना डिप्रिशिएशन चार्ज करे उतना पैसा हम लोग सेट असाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल आज 1,000 मतलब इस साल 1,000 रुपए का मैंने यूज किया, मैंने सेट असाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट तो मैंने 5 साल में 5,000 सेट असाइड कर दिया। तो जब हम नया मोबाइल खरीदने जाएंगे मेरे पास फंड में 5,000 है, फिर मुझे अगर मार्केट वैल्यू बढ़ सकता है चीजों का, तो मुझे अगर और भी कुछ महंगा खरीदना है तो उसके साथ हमको एड ऑन करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उस चीज में भी सपोर्ट देगा। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, फिर इसके बाद टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है और कोई चीज प्रोड्यूस्ड करके बेच रहे हैं, तो जब कुछ प्रोड्यूस्ड करके बेचते हैं तो हमें कॉस्ट का मतलब है कि उसको बनाने में क्या खर्चा लगा वो दिखाना पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर का खर्चा, ये सब। ठीक है, अब रॉ मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, लेबर काम कहाँ करेगा, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में एसेट्स होगा। अच्छा, उसके साथ साथ हमें एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा भी एड ऑन करना है, सभी तो कस्टमर से लेना है पैसा, तो सब कस्टमर। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री में जो मशीन खरीद रहा है, मशीन का खर्चा थोड़ी प्रोडक्ट के साथ जोड़ देगा, मशीन थोड़ी ना एक दिन में पूरा यूज होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसका डेप्रिशिएशन का खर्चा भी तो मुझे ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट में हर साल। बोलो नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरा कॉस्ट कम दिखेगा, लेकिन वो करने के चक्कर में तो मेरा तो बिजनेस फेलियर हो जाएगा, क्योंकि हम तो लॉस में रन करेंगे, क्योंकि मशीन जो खरीदा उसका पैसा भी तो मुझे प्रोडक्ट बेच के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या मैंने आज 1 करोड़ का मशीन खरीद लिया तो क्या 1 करोड़ आज ही कस्टमर से निकालने के लिए प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, नहीं, और नहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि 1 करोड़ का मशीन एक दिन में थोड़ी ना यूज होने वाला है, उसका एक एस्टिमेट होगा कि हम इतने साल में इस मशीन को यूज करेंगे, तो उसके लिए डिप्रिशिएशन निकलेगा।
अब हम लोग डिप्रिशिएशन को जैसे रॉ मटेरियल खरीदे, जैसे मान लो ये मोबाइल बना के जिन्होंने बेचा है, तो इसमें ये रॉ मटेरियल वगैरह दिख रहा है, ये प्लास्टिक वगैरह ये सब दिख रहा है, तो ये रॉ मटेरियल लगा, इसको बनाया किसी ना किसी ने होगा। अगर इसमें कोई मशीन वगैरह यूज हुआ, ठीक है, ये लाइट्स वगैरह ये सब का भी खर्चा जोड़ना पड़ता है, ठीक है, सब चीज का खर्चा जोड़ना पड़ता है। उसके लिए कॉस्टिंग में एक टॉपिक होता है ओवरहेड बोल के, ठीक है, जहां पर ओवरहेड का मतलब ये होता है कि जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जैसे रॉ मटेरियल डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल दे, जैसे कभी रेस्टोरेंट में खाते हो या कहीं पर भी खाते हो, तो देखो उनको अगर पूछोगे कि इस प्लेट में जो भी खाना है इसमें जो भी है, मान लो क्या खाओगे, कुछ भी खा लो, चलो चाउमीन खा लो, ठीक है, तो फिर चाउमीन वो लोग बोल देंगे कि कितने रुपए का इसमें सब्जी लगा है, इस प्लेट में कितना क्या है बोल देगा। लेकिन अगर पूछोगे कि कितने रुपए का इसमें तेल लगा है, वो आसानी से नहीं बता सकते। क्यों बोला? क्योंकि तेल का खर्चा जो है वो तो एक पैकेट होगा या कोई भी कंटेनर होगा जहां से वो यूज करे, उतने आसानी से नहीं बोल सकते, लेकिन जोड़ लेंगे जरूर, ठीक है। जैसे टेलर के पास कभी ड्रेस सिलवाओगे, ठीक है, तो उसको पूछोगे कि कितना लोगे ये बनवा सिल के देने का, तो वो बोल देगा कि 500 लेंगे, 300 लेंगे, 400 लेंगे, ठीक है, वो बता देगा अपना मजदूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कपड़ा लेके जाओगे सिलवाने का, वो हमें पता होगा कि कितने रुपए मीटर का खरीदा, ठीक है, तो मेटेरियल का खर्चा आराम से बता सकते हो, लेबर का खर्चा बता सकते हो। लेकिन टेलर से पूछोगे कितने रुपए का इसमें धागा लगा, मैंने सूतो, नहीं बोल, लेकिन क्या वो ऐड नहीं करेगा? करेगा, वो थोड़ी ना फ्री में देगा, करेगा ना, तो कैसे करेगा? एस्टिमेट करके करता है। तो वैसे ही हम लोग को सारे खर्चे जोड़ने पड़ते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन का खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भले ही कम हो लेकिन हमारा तो लॉस हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। फिर हो जाएगा टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमें वही, ये इसी का ही एक घुमा फिरा के पॉइंट हो गया कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और एसेट का भी ट्रू रिजल्ट मिलेगा, टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ, ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट लिख दो, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो 1 लाख का एसेट 1 लाख ही दिखते जाएगा, उसमें कोई चेंजेस होगा भी नहीं। और दूसरा बात है कि हमें लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, लॉ हमें बोल रहा है कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना पड़ेगा, वही लॉ है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएंगे तो ऑडिटर हमें रिपोर्ट सही नहीं देगा, मतलब ऑडिटर हमें क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो अगर हमें अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है तो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, और मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल होता है ना, बहुत सारा प्रिंसिपल होता है, जिसमें एक होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जितना रेवेन्यू है उसके साथ हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करने का मतलब ये हो गया कि मेरा एक प्रोडक्ट बेच के मुझे जितना रुपए मिला उसके अगेंस्ट में मुझे कॉस्ट को मैच करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉस्ट ही गलत कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल तभी फॉलो होगा अगर हम सारा कॉस्ट सही कैलकुलेट करेंगे, तो बिना डिप्रिसिएशन ऐड किए हम लोग कॉस्ट को सही कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज नहीं होता है वो लिख लेते हैं। किस पे चार्ज नहीं होता है? फिक्स्ड एसेट तो है बट होता नहीं है। একটা ফিক্সড অ্যাসেট আর আছে যাতে ডেপ্রিসিয়েশন না, বিল্ডিং এ তো হবে, বিল্ডিং এর ভ্যালু কম হতে থাকে। ল্যান্ড, ইটস ভ্যালু, इट्स वैल्यू ऑलवेज, खाली खाली जगह का दाम हमेशा बढ़ते रहता है, दैट इज, इसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। तो लैंड का होता है एप्रिशिएशन, बिल्डिंग का होता है डेप्रिशिएशन। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग बोल दे, जो कि बहुत बार हमें बोल देता है, तो फिर क्या होगा? तो डेप्रिशिएशन होगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बोल दे तो डेप्रिशिएशन होगा ही होगा। तब सिर्फ खाली जमीन का एप्रिशिएशन हो सकता है, जमीन के ऊपर बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, तो फिर डेप्रिशिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली जमीन का एप्रिशिएशन हो सकता है।
अच्छा, अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट पता होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब क्या क्या होगा? तो ऑल एक्सपेंसेस incurred till the asset is ready to use are added in cost of asset। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, ट्रायल रन, परचेज प्राइस, ये तो रहेगा ही, जो एसेट खरीद रहा है उसका प्राइस तो कॉस्ट होता ही है। इरेक्शन चार्जेस, कैरेज, एटसेट्रा। तो देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें कैसे समझना है कि एसेट की कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। जो एसेट खरीदा उसको यूज करने के लिए, केपेबल बनाने के लिए, उसके पहले केपेबल बनाने के लिए जो भी खर्चा ऐड करना पड़ेगा वो सब ऐड होगा, चाहे उसको ढो के फैक्ट्री तक लाना हो, चाहे घर तक लाना हो। जैसे एसी खरीद लिया, अब एसी को तो हाथ में उठा के ला नहीं सकते हो, किसी ना किसी तरीके तो कैरी करके लाना ही पड़ेगा। फिर खुद लगा नहीं सकते हो, किसी को ना किसी को बुला के इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके के सारे खर्चे जब तक आगे शॉप खर्चा, शॉप खर्चा ऐसे देखो रिपेयर भी होता है। अगर नहीं, देखो रिपेयर कब कर रहे हो, दो चीज है। अगर रिपेयर करवा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो नया एसेट तो होगा नहीं, नया एसेट पे थोड़ी कोई रिपेयर करवाता है, पुराना एसेट। अब उसको रिपेयर क्यों करवा रहे हो, तो पुराना एसेट खरीदे हो। लेकिन क्या पुट टू यूज मतलब रेडी टू यूज हो गया है? नहीं। मतलब एक मान लो किसी का घर पे एसी है, ठीक है, वो बेचना चाहता है, पुराना एसी है लेकिन उसको थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रेडी टू यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या हमारे लिए वो यूजेबल कंडीशन में आ गया बिना रिपेयर करवा के? नहीं। तो रिपेयर करवाओगे तो रेडी टू यूज होगा, तो वो ऐड होगा, ठीक है। अब एसी को यूज कर रहे थे, अब हो गया एसी खराब, ठीक है, अब उसको रिपेयर करवाया। अब उसमें दो पॉइंट आता है, जो रिपेयर करवाया क्या वो नॉर्मल रिपेयर था, मतलब रिपेयर करवाने के बाद क्या एसी के फैसिलिटीज में कोई चेंजेस हुआ, या फिर एज इट इज ही यूज कर रहे हैं जैसे कर रहे थे? अगर एज इट इज ही हमें बेनिफिट मिल रहा है उस एसी से, तो वो रिपेयर मेरा एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो मेरा नॉर्मल खर्चा हो गया। लेकिन मैंने उसको फिर इस तरीके से रिपेयर करवाया कि पहले से उसमें बहुत ज्यादा कूलिंग हो गया, ठीक है, पहले उतना कूलिंग नहीं था। मतलब हम लोगों ने कोई पार्ट्स चेंज करवा दिया, उससे पार्ट्स चेंज करवाने से जो है कैपिटलाइज्ड हो गया, इसका मतलब नहीं। अगर कंडीशन जो था पहले जो मिल रहा था रिटर्न, उसमें अगर बेटरमेंट आया तो फिर वो कैपिटलाइज्ड होता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये रूल्स है, এটা রুলস। যদি তোমার এক্সিস্টিং কন্ডিশনে চেঞ্জ হয় তাহলে তোমার ওই রিপেয়ারটা ক্যাপিটালাইজড হবে, আর যদি এক্সিস্টিং কন্ডিশনটাকে চেঞ্জ করতে পারছে না তাহলে যা ছিল তাই হবে, ঠিক আছে। তখন রিপেয়ার রেভিনিউ হবে, না হলে রিপেয়ার कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अगर हमें सब्सिडी मिला, मान लो हमें सब्सिडी मिला, या फिर बोलते हैं उसे सरकार के तरफ से ग्रांट, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट या फिर सब्सिडी मिला, कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कंपनी को ना गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है, आप ये मशीन खरीदो, इस पे सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई प्लांट का कॉस्ट था 50 लाख, तो सरकार के तरफ से उस पे सब्सिडी चल रहा था 5 लाख का, तो हमारे लिए उस एसेट का कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा, कितने में रिकॉर्ड करें? हाँ, तो फिर हम लोग उस केस में उसको डिडक्ट कर देंगे, हमारा जो कॉस्ट है उसमें रिकॉर्ड करें, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जो ट्रायल रन वाला कंसेप्ट मैंने लिखा था, ठीक है, तो ट्रायल रन का मतलब क्या होता है? ट्रायल रन का मतलब होता है एसेट को यूज करने के पहले उसे चेक करो,
ठीक है, जैसे कभी अगर घर पे प्रिंटर खरीदोगे फ्यूचर में, सोचो तो प्रिंटर को पहले ट्रायल करके देखते हैं, थोड़ी ना इंपॉर्टेंट चीजों को प्रिंट कर दोगे, उसमें लॉस होगा ना, बेकार का इंक बर्बाद, तो वहां पेज रहता है, तो पहले ट्रायल रन करके ना वो निकलते जाता है उसमें, ये ऐसे करके, हाँ ये, तो फिर वो रेडी टू यूज होता है। जैसे जेरोक्स वगैरह भी करवाने जाओगे तो पहले एक बार देख लेता है कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रायल रन वो होता है। अब पहली बार मशीन खरीदा, ट्रायल रन किया कि हाँ भाई मशीन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब उससे मान लो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिला, जैसे ये जेरोक्स का ही मान लो, जेरोक्स मशीन खरीदने गए, उससे हम लोगों ने ट्रायल रन किया, तो कुछ पेपर्स निकल के आए, हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि कितना अच्छा जेरोक्स हो रहा है, तो पेपर के ऊपर पेपर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं हर एक तरीके से। तो वो पेपर को हम लोग चाहे तो रद्दी में बेच सकते हैं, मतलब वेस्टेज के हिसाब से बेच सकते हैं ना, तो उससे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरे मेरे जेरोक्स मशीन को मैंने 20,000 रुपए में खरीदा, फिर उसमें ट्रायल रन किया और उससे जो पेपर निकला उसको बेच के मुझे 500 रुपए मिल गए, तो मेरे एसेट का कॉस्ट मेरे लिए कितना हो गया, कम हो जाएगा। तो वही चीज, ट्रायल रन से जो आउटपुट आया अगर उसका कोई मार्केट वैल्यू है, अब जरूरी तो नहीं है हर एक ट्रायल रन से जो निकल के आएगा उसका मार्केट वैल्यू है। तो जैसे हम लोगों ने मान लो एक प्रिंटर खरीदा 8,000 रुपए का, ठीक है, और फिर उस पे जब ट्रायल रन किया तो जो पेपर निकला उसको स्क्रैप के भाव में 100 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब मेरा प्रिंटर का कॉस्ट मेरे लिए कितना हो गया, 7,900। लेकिन ये तभी होगा अगर वो आउटपुट मार्केटेबल है, अगर नहीं है तो जीरो वैल्यू, मतलब तब प्रिंटर का वैल्यू 8,000 ही होगा। मान लो पेपर कोई नहीं लेने चाह रहा, बोल रहे ये पेपर हमें नहीं चाहिए, हम लोग रद्दी में भी नहीं खरीदने वाले, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर 8,000। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग मेथड्स में चलते हैं, डेप्रिशिएशन का मेथड्स, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन। पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, तो इतना सारा नाम होता है इसका। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन इसीलिए क्योंकि हर बार एक ही जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए क्योंकि सेम अमाउंट चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होते जाता है, और ओरिजिनल कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे क्योंकि पुराना कॉस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फिक्स्ड एसेट का मान लो कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, स्क्रैप है 10,000, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, EUL लिख दिया मैंने 10 ईयर्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन है कि डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, अभी स्टार्टिंग में वो मशीन क्या बोलते हैं मोबाइल वाला एग्जांपल उसी हिसाब से लिया, तो डेप्रिशिएशन पर एनम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप है 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 9,000 पर एनम, ईयरली 9,000 करके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा, अब अगर मुझे कोई बोले कि इसका रेट बताओ कि कितने परसेंटेज में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन का रेट। तो देखो फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए, 9,000 करके डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, आउट ऑफ कितना, कितने वैल्यू पे 9,000 करके हर बार चार्ज हो रहा है, 1 लाख, तो 9,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 9,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 9% पर एनम। तो हम लोग रेट अगर हमें निकालने बोले तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब रेट लगा के कैसे करके डिप्रिशिएशन, एक तो ये मेथड होता है डिप्रिशिएशन पर एनम निकालने का, अगर मुझे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मुझे अगर सिर्फ रेट दे देता 9% पर एनम, तो हम लोग डिप्रिशिएशन, हाँ, तो हम लोग कैसे करके डिप्रिशिएशन निकालेंगे, वो फॉर्मूला होता है ऐसा, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इनटू जितने टाइम तक यूज हो रहा है टाइम। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज और एक होता है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, या फिर बुक वैल्यू एट द, अच्छा ठीक है, यही रहने दो, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इक्वल हो जाता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है। ये कैसे होता है ये समझो, जैसे ये वाले एग्जांपल में मैंने 10 साल लिया है, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। मान लो 1 लाख का एसेट है, ठीक है। अच्छा, इसी को कर लेते हैं, 1 लाख का एसेट है, कैलकुलेटर पे हो जाएगा। ठीक है। तो पहला 9,000 का डिप्रिशिएशन कितना बचेगा, 81, 91, तो फिर 9,000 लगाओ, फिर 9,000, फिर 9,000, फिर 9,000, 5 बार लो, फिर 9,000, फिर 9,000, फिर 9,000, फिर 9,000, फिर 9,000, हो गया 10 बार। तो देखो ये किसके साथ इक्वल हुआ, स्क्रैप वैल्यू के साथ। ठीक है। हाँ, तो वही चीज बोला है कि स्क्रैप वैल्यू के साथ ये हमेशा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होता है, सब में नहीं होगा। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जब हम लोगों ने जो माना है कि 10 साल यूज करेंगे, तो बुक वैल्यू मतलब बचा हुआ वैल्यू जो होगा वो स्क्रैप वैल्यू के साथ बराबर हो जाता है। ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब अगर लिखना चाहे तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये पहले ही एस्टिमेट करना पड़ता है ना, इसलिए एक्सपेक्टेड, कि मुझे लगता है कि मुझे इतने दिन यूज करने के बाद इससे इतना वैल्यू मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर जर्नल एंट्रीज का बात करें तो इसमें क्या जर्नल एंट्रीज हो सकता है, तो एक हो सकता है परचेज ऑफ एसेट। तो एसेट अगर हम लोग परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, हाँ, फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर जो होगा, मतलब अगर क्रेडिट में हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन चार्ज, तो उसका क्या एंट्री होगा, डेप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है। फिर डेप्रिशिएशन कहाँ क्लोज होगा, पीएल में, फिर हो जाएगा चार्ज टू पीएल, तो एंट्री हो जाएगा पीएल टू डेप्रिशिएशन। ठीक है। अब अगर एसेट को बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, तो क्या एंट्री होता है, बैंक, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट टू एसेट, फिक्स्ड एसेट, है ना, ये होगा। और इसका अगर लेजर पोस्टिंग दिखाए तो ऐसे होता है, सबसे पहले परचेस हुआ तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू कैश या जो भी होगा, फिर डिप्रिशिएशन, फिर यहाँ पर वैल्यू बचेगा बाई बैलेंस शीट। ठीक है। फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर ये ब्रॉड डाउन होगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है। फिर बाई डेप्रिशिएशन, इसके अलावा बाकी अगर कुछ परचेज वगैरह इन द मीन टाइम होगा तो वो तो लिखना पड़ेगा। तो लेजर पोस्टिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला बोल रहा है कि
Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh in its installation. The firm writes of depreciation at 10% per annum of the original cost every year. मतलब straight line method. The books are closed on 31st December. So the machinery account, depreciation account for 21 and 22. तो सिंपल दिया है क्वेश्चन. तो बोला है कि 1 जुलाई 21 में मशीन खरीदा गया. तो 1 जुलाई 21 में परचेज किया है कितने का? 14 लाख का, और उसमें खर्चा किया है 1 लाख. ठीक है, तो ये 1 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन है तो बिफोर रेडी टू यूज है. ठीक है, तो एसेट का कॉस्ट हो जाएगा 15 लाख. ठीक है. अच्छा, ईयर एंड होता है इनका 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2021 होगा. अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि 10% डेप्रिशिएशन. अच्छा, डेप्रिशिएशन का रेट है 10% पर एनम करके डेप्रिशिएशन होगा. हमें 21-22 का अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है. ठीक है, तो डेप्रिशिएशन हमेशा टाइम के ऊपर लगता है. तो पहले साल कितने समय यूज हुआ उतना ही डेप्रिशिएशन लगेगा, जुलाई से दिसंबर. तो कितना होता है 6 मंथ्स. ठीक है, और ये वाला पूरा 12 मंथ्स. ठीक है, तो अब हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन, यहाँ डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन करेंगे तो 15 लाख पे 10% इंटू 6/12, तो 5% कर दो क्योंकि 6%, 6/12 मतलब तो 5% करने से जो आंसर आएगा, 10% का 6/12 करोगे तो भी वही आएगा. तो 75,000. ठीक है, और इधर देखो 15 लाख पे ही होगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ऐसे ही होता है, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू टाइम फॉर यूज. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख. ठीक है. अच्छा, इसको हम लोग को अकाउंट बना के दिखाना है. तो इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, हाँ, मशीन अकाउंट. तो सबसे पहले 1 जुलाई का एंट्री होगा. एक एक हम पूरा डिटेल्स दिखा दे रहे कैसे करके हमें लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट से हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम नहीं मैच करता है. अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट. तो 1 जुलाई 21 टू क्या लिखेंगे, कैश या बैंक परचेज. यहाँ लेकिन 14 लाख ही लिखेंगे, ये दोनों को अलग अलग दिखाना होता है. ठीक है, अलग एंट्री होता है. टू कैश, और ये लिखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन. नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितने का एसेट था और कितना उस पर एडिशन करना पड़ा उसको रेडी टू यूज करने के लिए. 1 लाख. डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 21 बाई डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब इसको वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है. ठीक है, अभी यहाँ पर जो है दिखाया था तो यही सब दिखा दे रहे. नहीं तो यहाँ भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत जगह है तो कभी कभी यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन तो देगा नहीं. ये हो गया 75,000 बाई बैलेंस CD. हाँ, टोटल 15 लाख. इधर भी हो गया 15 लाख. फिर आप ब्रॉड डाउन करेंगे 1/1/22 को, टू बैलेंस BD. 14,25,000 31 December 22 बाई डेप्रिशिएशन 15 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 यानी 1.5 लाख बाई बैलेंस CD. 12,75,000. टोटल 14,25,000. 14,25,000. ठीक है, और एक डेप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था तो वो भी बना लेते हैं. डेप्रिशिएशन अकाउंट. ठीक है, तो पहला डेप्रिशिएशन कब चार्ज हुआ, 31 December 2021.
टू मशीन 75,000 और ये क्लोज कहाँ होगा? पीएल में, बाई पीएल 75,000। फिर 31 दिसंबर 22 टू मशीन 1.5 लाख बाई पीएल 1.5 लाख। इसके बाद हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन दिया है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग का है WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। In this method, amount of depreciation remain higher in earlier year and thereafter falls। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है देखो। अच्छा, ये और एक चीज भी कर लेते, इसका एक फॉर्मूला भी लिख लेते। डेप्रिसिएशन का अगर यहाँ परसेंटेज निकालने बोले तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, जहां पर n का मतलब होता है यूजफुल लाइफ। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बहुत आसानी से हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये तुम लोग निकाल सकोगे क्योंकि जो डर्टी पावर होता है वो हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए सीखा हुआ है, तो डर्टी पावर से ये निकल जाएगा अगर एन का वैल्यू कुछ इस तरीके से हुआ तो, जो कि डर्टी पावर फॉलो करना पड़ा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला समझते हैं कि अर्लियर ईयर में जो है हायर होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये डाउन होते जाता है, ऐसा क्यों होता है? मान लो डेप्रिसिएशन 10% करके है, तो सबसे पहले कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000। बचा हुआ वैल्यू कितना? 90,000। तो ये 90,000 को भी हम लोग बोलते हैं WDV या फिर बुक वैल्यू उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अच्छा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाएगा? तो अब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, जैसे ये डेप्रिसिएशन कैसे लगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। ठीक है, अब यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगा बचे हुए वैल्यू पे लगता है 90,000 इंटू 10% इंटू 12/12, तो ये हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर हो गया 81,000 लेस ये WDV या फिर बुक वैल्यू बोल सकते हैं, और यहाँ पर डिप्रिशिएशन हो जाएगा 81,000 इंटू 10% इंटू 12/12, तो ये कितना हो जाएगा? 8100 यानी 72,900। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिप्रिशिएशन का वैल्यू क्या था? हायर। ठीक है, अर्लियर ईयर में हायर, फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वो तो होगा ही। क्यों बोला? तो क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे थोड़ी ना लग रहा है, बचा हुआ वैल्यू, तो बचा हुआ वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो कम होगा, कम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो वो तो कम ही होगा। और मैक्सिमम एक साल में 12 महीना ही दिखा सकते, उससे ज्यादा तो दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो फिर उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो फिर वैसे भी मेरा वैल्यू कम होगा तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना पड़ता है उसका नोट लिख लो एक बार। डेप्रिसिएशन इज
चार्ज फ्रॉम द डेट एसेट इज रेडी टू यूज। ठीक है, एसेट अगर रेडी टू यूज हो गया है तो डिप्रिशिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग एसेट रेडी टू यूज होने के बाद अब हम 5 दिन बाद यूज करें, जैसे मान लो मेरे घर पे एसी लग गया, सारा चीज इंस्टॉल वगैरह हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम 1 मंथ बाद एसी चलाएंगे। अभी तो ठंडा का मौसम आ गया, अभी हम एसी नहीं चलाएंगे, मान लो ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या मेरा एसी का डिप्रिशिएशन होना स्टार्ट नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोल रहा है यही चीज कि रेडी टू यूज हो गया, अब आप यूज करो ना करो आपका मर्जी है, आपका ऐसे डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया। जैसे मोबाइल खरीद के सब अरेंजमेंट करके उसको अलमारी में रख दिया, ठीक है, अलमीरा में रख दिया, तो थोड़ी ना इसका मतलब ऐसा है कि हम लोगों का, हाँ वो पड़े पड़े भी डिप्रिशिएट हो ही जाएगा, हम लोग उसको चलाए ना चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ इन केस डेट ऑफ रेडी टू यूज इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में रेडी टू यूज हमें दिया हुआ नहीं है तो डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? देन एज्यूम डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट एज रेडी टू यूज। अगर मुझे रेडी टू यूज का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जिस दिन खरीदे उसी दिन रेडी टू यूज मान के चलेंगे। ठीक है, इसको एक डायग्राम से भी बता देते हैं। मान लो हम लोगों ने 10 सितंबर 2023 में परचेस किया था कोई एसेट, ठीक है, और 15 सितंबर 2023 में ये एसेट हुआ रेडी टू यूज। ठीक है, और एक यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे कि हम लोगों ने परचेस किया 10 सितंबर 2023 में और हमारे पास रेडी टू यूज का कोई डेटा नहीं है, तो उस केस में, इस वाले केस में डिप्रिशिएशन कब से लगेगा, इस वाले केस में डिप्रिशिएशन कब से लगेगा? हाँ हाँ, यहाँ से डिप्रिशिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा और चलता जाएगा जब तक एसेट हमारे साथ है, और इस केस में यहां से लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नोट का मतलब यही हुआ, ये डायग्राम देखने से वो नोट समझ में आ जाता है। और एक नोट नंबर 3, इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोपोर्शनेट depreciation will be charged if asset is not used for complete accounting year। मतलब जैसे कि किसी का अगर अकाउंटिंग ईयर है, सपोज कैलेंडर ईयर जैन टू दिसंबर, ठीक है, लेकिन एसेट उसने परचेस किया है कि मान लो 31 मार्च को परचेस किया, ठीक है, तो फिर डेप्रिशिएशन कहाँ से कहाँ तक का लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का प्रोपोर्शनेट। तो मार्च से लेके दिसंबर कितना, मार्च अप्रैल मई जून, ये 31 किया है तो मार्च तो छोड़ देना पड़ेगा, अप्रैल मई नहीं, ठीक है, तो वही प्रोपोर्शनेट इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इफ एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर। सीधा बात है, जितना समय के लिए यूज होगा उतना ही डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है जिसके लिए हम लोगों ने भी ये डिमिनिशिंग मेथड, ये और पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही जैन ब्रदर्स, सेम डेटा सेम सब कुछ है, बस हम लोग को हाँ मेथड चेंज कर देने बोला है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन in the books of Jain brothers. मशीन अकाउंट, तो 1 जुलाई को परचेज था, देखो परचेज हुआ है 1 जुलाई 21 को, टू बैंक या कैश, परचेज कितने का था? 14 लाख,
टू बैंक इंस्टॉलेशन 1 लाख। फिर 31 दिसंबर 21 बाई डेप्रिसिएशन। तो देखो फर्स्ट टाइम जब डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे वो में दोनों एसएलएम हो या डब्ल्यूटीबी, सेम आंसर होगा, है ना। तो 15 लाख का एसेट 10% और वो 6 मंथ्स यूज हुआ था, मतलब 5% करके 75,000 आया था। तो बैलेंस भी 14,25,000 जितना आया था उतना ही हो जाएगा बाई बैलेंस सीटी 15 लाख, और ये हो गया 15 लाख 1122 टू बैलेंस बीडी 14,25,000। ठीक है, 31 दिसंबर 22। अब डिप्रिशिएशन कैसे लगेगा, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो बचे हुए वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू कितना 14,25,000, ये तो दिख ही रहा है। तो 14,25,000 पे 10% और इस पीरियड में 12/12 पूरा यूज हुआ, तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ये 10% लगेगा इस पे, मतलब एक जीरो कम हो जाएगा, 14,250,000 हाँ बाई बैलेंस सीडी। अब ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 12,82,500, 14,25,000। এটাতে বলেনি, শুধু মেশিনারি আর ডেপ্রিসিয়েশন বললে সেম ওইটার মতোই হবে, কিছু শুধু অ্যামাউন্ট সেকেন্ড ইয়ারেরটা আমাদের চেঞ্জ হবে। अच्छा, अब यहाँ पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से ये क्वेश्चन करने बोला है, तो उसके लिए पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कैसा होता है। चलो पहले वो सीखते हैं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, तो ये बेसिकली एक वेरिएशन है ऑफ डब्ल्यूडीबी मेथड। डब्ल्यूडीबी का ही एक वेरिएशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला काफी बड़ा है, तो जगह ज्यादा लेके लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, द नंबर ऑफ ईयर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ब्रैकेट में ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, total of all digits of the life of the asset ब्रैकेट में इन ईयर into total depreciation amount, into total depreciation amount। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको याद समझाने से याद हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देके समझते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, स्क्रैप 10,000, यूजफुल लाइफ 5 years। ठीक है, अच्छा अब कैसे समझेंगे हम लोग, चलो ऐसे समझते हैं। एक ईयर का कॉलम बनाएंगे, एक नंबर और एक डेप्रिसिएशन का कॉलम, पहले ये बनाते हैं। तो अगर 5 years एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कितना दिन चार्ज होगा, যদি 5 বছর ব্যবহার করবো তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কত বছর চার্জ করবো, 5 বছরই করবো। तो ईयर हो गया 1 2 3 4
5, ठीक है। अच्छा, अब नंबर का मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं जब पहला साल आया तो हमें क्या लग रहा है हमारे पास एसेट का लाइफ कितना है, 5, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पहला है कि टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है। टोटल डेप्रिसिएशन ভ্যালু মানে আমার অ্যাসেট হ্যাঁ মানে 1 লাখ, আমার স্क्रैप যদি 10,000 90,000, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मेरा एसेट 1 लाख का है लेकिन मुझे पता है 5 साल बाद मुझे 10,000 रुपए मिलेगा, यानी 10,000 का हम यूज नहीं कर रहे, तो जो यूज कर रहे वही मेरा डिप्रिशिएबल वैल्यू है, वो कितना है 90,000। अब ये 90,000 टोटल 5 साल का डिप्रिशिएबल वैल्यू है, मुझे हर साल डिप्रिशिएशन निकालना है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कैसे निकलेगा, ये 90,000 का कितना पोर्शन फर्स्ट ईयर को जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। अब मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ पर अब फिर से पूछते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह मेरा इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सेकेंड ईयर, अगर सेकेंड ईयर में आते हैं तो बोलो कितना दिन एसेट का लाइफ बाकी रहा, 4। थर्ड में आ गए तो 3 से, थर्ड फोर्थ में आ गए तो, और फिफ्थ में आ गए तो 1 ईयर, ठीक है। अब इसका टोटल करो, 5 4 3 2 1 कितना होता है 50, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरा सम ऑफ इयर्स डिजिट, ईयर क्या है 5 इयर्स, तो इसके डिजिट्स का सम करें तो 15 आ गया, तो ये 15 जो डिजिट आया उसका डिप्रिशिएशन जो है वो 90,000 है, मतलब 15 पूरा वैल्यू में डिप्रिशिएशन का वैल्यू कितना है 90। तो अगर 15 में 90 है तो 5 में कितना होगा, आउट ऑफ 5 कितना होगा, तो टोटल कितना है 15, तो उसमें आउट ऑफ 5 निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन पता चलेगा, तो वो कितना हो रहा है 30,000, ठीक है। सेम तरीके से फोर्थ ये सेकेंड ईयर का करोगे तो आउट ऑफ 90,000 सेकेंड ईयर को कितना डिप्रिशिएशन जाएगा, तो ये 15 का हो गया, तो 4 का कितना हो जाएगा 24,000। 90/15 करके रख लो, बाकी हम लोग 4 3 ये सब से ऐड, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 3, 18,000, ठीक है। फिर 90,000 इंटू 2/15 12, और 90,000 इंटू 1/15 6,000, ठीक है। अब फॉर्मूला पढ़ोगे और ये जो मैंने अभी बोला दोनों चीज सेम है, देखो फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट करने पे सब जगह पे 90,000 मल्टीप्लाई किया, जो कि होता है टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट, ठीक है। वो मैंने इधर लिखा है, चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, मैंने पीछे की तरफ लिखा है, चाहो तो सामने की तरफ भी लिखा जा सकता है। इंटू करना पड़ेगा, देखो नीचे क्या लिखा है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, तो एसेट के लाइफ का डिजिट 5 4 3 2 1 15 डिवाइड 15 होना चाहिए, कर दिया। ऊपर क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, एसेट कितना दिन बचा है, तो अगर फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वैसे एसेट का लाइफ 4 बचा है, लेकिन इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लेना पड़ा 5 4 3 2 1, तो ये फॉर्मूला देखने में इतना बड़ा है बट कंसेप्ट ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पूछे कि 3 साल में फर्स्ट 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन का टोटल कितना है, बोलो कितना है। अब इस चीज को हम लोग बिना इस तरीके से कैलकुलेट किए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अगर मैथमेटिकली चीज को समझोगे तो 90,000/15 कॉमन है, तो ब्रैकेट में 5 + 4 + 3 आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे करके कर सकते हैं, अगर मुझे ऐसे बोल दिया कि कैलकुलेट करो टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज इनटू थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में टोटल डिप्रिशिएशन कितना हुआ वो बताओ, ठीक है। अगर हमें ऐसे बोल दिया तो क्या हम लोग एक एक करके निकालेंगे, नहीं जरूरी नहीं है, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो फॉर्मूला सीखा। तो कैसे करोगे, तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डिजिट्स है वो रहेगा, और हमें क्या करना है कि हमें
कौन सा लाइफ लेना है, जितने दिन का एसेट का लाइफ अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड ईयर तक का डिप्रिशिएशन निकालना है। तो थर्ड ईयर तक एसेट का लाइफ कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना दिखेगा 5, सेकेंड ईयर में 4, फिर उसके बाद 3, तो हो गया, ठीक है। 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, हाँ आ गया 72,000, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली हम लोग नहीं निकाले, मतलब जरूरत ना पड़े, तो हम लोग इस तरीके से इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना किया तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इलास्ट्रेशन 3, ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3, इसमें बोला है कि मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू 10 years एंड 1,25,000 तो स्क्रैप है 1,20,000 और लाइफ है 10,000। मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1/1/70, सो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो हमें बोलो कौन सी साल का अकाउंट दिखाने बोला है, सिर्फ और सिर्फ 2022। अब देखो मशीन कब से यूज हुआ है, 1/1/70, तो उसी दिन से डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, तो 1/1/17। अच्छा, परचेज कब हुआ, कुछ नहीं बोला है, तो जिस दिन पुट टू यूज उसी दिन हम लोग क्या मानेंगे, परचेज। तो परचेज कितने का मशीन हुआ, 10 लाख, और उसी दिन हम लोगों ने सोच लिया कि इसका स्क्रैप कितना होगा, 1,20,000, हाँ। तो अब यूज कितने दिन होगा, 10 साल। तो पहला ईयर कब खत्म होगा, अच्छा ईयर कैसा बोला है, कैलेंडर ईयर बोला है, क्योंकि देखो इन द बुक्स पर 2022 बोल दिया, इसका मतलब जैन टू दिसंबर वाला। तो फिर ये खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 18, उसके बाद कब खत्म होगा, 19, फिर 20, 21, फिर, तो हम लोग को कब कब का अकाउंट बनाने बोला है, 22 तक। तो बस इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। इतना हम लोग को कौन से पीरियड का अकाउंट बनाने बोला है, इस पीरियड का, ठीक हुआ है देखो। ও আচ্ছা, একটা কম হয়ে গেল। আচ্ছা, এগুলো সবই ভুল হয়ে গেল, তাহলে এটা 17, এটা 18, এটা 19, এটা 20, এটা 21, আরেকটা হবে তাহলে, ঠিক আছে। 17, 18, 19, 20, 21, और ये हो गया मेरा 22, और मुझे इस पीरियड का ही अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस पीरियड का अकाउंट्स तो हम लोग बना लेंगे, तो मुझे बनाना है मशीन अकाउंट फॉर 2022, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मशीन, या नहीं बनेगा, पीछे बना लेते हैं, मशीन अकाउंट फॉर 2022, मशीन अकाउंट फॉर 2020, ठीक है। तो बोलो मुझे ये लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए इस दिन का, तब ना ये अकाउंट बनेगा। मुझे इस डेट पे क्या चाहिए, मशीन का वैल्यू। तो मशीन तो इस दिन खरीदा नहीं है कि हमें एंट्री करते, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये 10 लाख का मशीन का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इतने दिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 10 लाख से माइनस करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी जो मैंने सिखाया वो चीज मुझे हेल्प करेगी, ठीक है। तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा अप टू कितने साल तक का, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन अप टू 31 December 2021, ठीक है। दैट इज कितना ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 years कितना हो जाएगा। तो क्या क्या ऐड होगा, तो देखो मेरा सम यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना था, तो फिर पहले साल मेरा डिजिट कितना रहा होगा, 10, 9, 8, 7, 6। तो फिर कैसे लिखेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस 1,20,000 डेप्रिशिएबल वैल्यू, जैसे यहाँ 90,000 निकाला था, इनटू 10 + 9 + 8 + 7 + 6 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिजिट्स। हाँ, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो ये 10 लाख माइनस 1,20,000 ये कितना होता है? ठीक है, इनटू ये 55 और ये ऊपर का 40, तो कितना आएगा? 6,40,000 डेप्रिशिएशन निकला। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ मशीन का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? 10 लाख माइनस 6,40,000, तो कितना होगा? हाँ, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1122 कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस, ये जगह कम है तो मैंने इसे 6.4 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा? 3,60,000। ठीक है, तो अब हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, तो डेट हो गया 1121, टू बैलेंस बीडी, वर्किंग नोट 1 से हमें मिल रहा है, वो मान लो वर्किंग नोट है, তাহলে 1,1,22 হবে। হ্যাঁ, तो 1122 टू बैलेंस बीडी 3,60,000। अच्छा, अब इस साल का डिप्रिशिएशन लगाएंगे, तो बाई डेप्रिशिएशन। तो इस साल डेप्रिशिएशन कैसे लगाओगे? तो वही डेप्रिशिएबल वैल्यू जो कि कितना आया था, अभी कैलकुलेट किया था, 8,80,000। ठीक है, वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, यहीं पर कर देते। 8,80,000 इंटू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 55। और हम लोग कौन से ईयर का डिप्रिशिएशन लगा रहे हैं? हाँ, तो फिर इस साल में यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो एसेट का लाइफ कितना बाकी है? 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगा वही लेने से ही तो हो जाएगा, तो 5, तो 5 से डिवाइड मतलब कैलकुलेशन कर लो, 80,000। 5/55 11 আর 11/88 बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 2,80,000। ये हो गया 3,60,000। ठीक है, अब डिप्रिशिएशन। अच्छा, डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोला था, तो 31 दिसंबर 22 टू मशीन 80,000 बाई पीएल 80,000 क्लोज। ठीक है, तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 3। ठीक है, इसके बाद अलग अलग मेथड है। ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास